नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। आपला महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक हफ्ते के अमेरिकी दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने सोमवार को वाशिंगटन डीसी में IMF मुख्यालय में हुई अहम बैठक में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने भारत के मुस्लिम समुदाय के लोगों की स्थिति पर भी बात की। उन्होंने दावा किया कि भारत में रह रहे मुसलमान पाकिस्तान में रह रहे मुसलमानों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सीतारमण बैठक में पश्चिम की एक नकारात्मक धारणा का जवाब दे रही थी। निर्मला सीतारमण ने ये बात पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में कही। भारत में निवेश या कैपिटल फ्लो के प्रभावित करने वाली धारणाओं पर एक सवाल के जवाब में सीतारमण ने बताया कि मुझे लगता है कि इसका उत्तर उन निवेशकों के पास है जो भारत आ रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो निवेश प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं केवल इतना कहूंगी कि आप खुद भारत आइए और देखिए यहाँ क्या हो रहा है, बजाय उन लोगों को सुनने जो खुद कभी ग्राउंड पर आए बिना ही रिपोर्ट तैयार करते हैं। वहीं जब उनसे भारत में सांसदों की सदस्यता खोने और मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हिंसा के बारे में रिपोर्टिंग को लेकर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत में है और ये आबादी केवल संख्या में बढ़ रही है। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर वाकई भारत में मुसलमानों का जीवन कठिन बन गया होता, जैसा कि कुछ लोगों की धारणा है, तो क्या 1947 के बाद से मुस्लिमों की संख्या में इजाफा होता। Lives are difficult or made difficult with the support of the state, which is what is implied in most of these write-ups. I would ask, will this happen in India, in the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947? As opposed to, let us say, I take the name of the country and therefore the contrast can be sharper, as opposed to Pakistan, which was formed at the same time. India was divided into two, Pakistan. Pakistan declared itself an Islamic country, but however is said, minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. Even some of the Muslim sects have also been decimated. Violence prevails against Muhajirs, Shia, and every other group you can name, which is not accepted by the mainstream, I don't know, Sunnis probably. Whereas वहीं चंद्रकांत पाटिल के बयान पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पलटवार करते हुए निशाना साधा है। उनका कहना है कि श्रेय का तो सवाल ही नहीं है, सरासर झूठ है। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तब ये लोग कहां थे? इन्हें सालों बाद इनकी आवाज बाहर आ रही है। चंद्रकांत पाटिल जी का इस्तीफा लेना चाहिए। ये खींचने का सवाल नहीं है, ये सरासर एक झूठापन है और ऐसे झूठ लोगों के हाथ में अपना देश कैसे सुरक्षित रह सकता है? कहां थे ये लोग? इतने सालों के बाद अब आवाज इनकी बाहर आ रही है, तब तक क्यों चुप बैठे? बाबरी जब गिराई गई तब भी चुप बैठे थे। जैसे चूहे होते ना, अंदर जाके छुप जाते, वैसे ही चूहे अभी बाहर आ रहे हैं। ये चूहों की बात हम क्यों मानेंगे? श्रेय का तो सवाल नहीं, लोगों ने देखा है। तो क्या इस्तीफा होना चाहिए आपको लगता है? वहीं ईवीएम को लेकर राज्यसभा सांसद संजय राउत का बयान सामने आया है। संजय राउत ने कहा कि देश की जनता को ईवीएम पर भरोसा नहीं। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। ठाकरे की विरासत का विचार करे, शिंदे जी बोलते वैसा, तो क्या बाला साहब के विचारों को हम पालन करें? जो गद्दार है, जो बेईमान है, हाँ, उनको रास्ते में पकड़कर लोगों ने पिटना चाहिए? ये बता दीजिए। आप इसलिए डर रहे हैं और आपके जो एमएलए है बेईमान, गद्दार, उनको जिस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था दी है वो किसी राष्ट्रभक्त या किसी ईमानदार व्यक्ति को नहीं मिल रही है। अब देखिए, आगे 2 पायलट, पीछे एस्कॉर्ट, ये सब जो चल रहा है, 40-40 लोग, एक गद्दार एमएलए और एमपी के आगे पीछे पुलिस लगे हैं। अगर आप ईमानदार है तो डर किस बात की है? आपको डर इस बात का है
कि बाला साहब की विरासत, बाला साहब के विचार, गद्दारों को रास्ते में पकड़कर मारो, लोग उसका अमल कर सकते हैं। आपके मन में डर है। अजित पवार कहते हैं कि मुझे ट्रस्ट है ईवीएम पे, आप हाँ, अजित पवार कह रहे हैं कि मुझे ईवीएम पर भरोसा है, ट्रस्ट है। पवार साहब, माननीय शरद पवार साहब के नेतृत्व में सभी अपोजिशन नेताओं की एक मीटिंग दिल्ली में उनके निवास स्थान पर हो गई, पहले भी हो गई, और विषय है ईवीएम का घोटाला। अजित दादा पवार जो है हमारे महाविकास आघाड़ी के हमारे साथी हैं, उनको अगर ईवीएम के ऊपर भरोसा है वो उनका मुद्दा है, लेकिन देश का नहीं। इस देश की जनता का ईवीएम के ऊपर भरोसा नहीं है। जो बीजेपी के भक्त और अंधभक्त है उनका भरोसा है। मैं नहीं मानता हूं कि अजित पवार की गणना और तुलना अंधभक्त से। सर, मर्यादा चंद्रकांत दादा पाटिल ने कहा है कि वीर सावरकर को भारत रत्न मिलेगा सही समय पे। क्या भारत रत्न सही समय पे दिया जाएगा वीर सावरकर को, ऐसा ये सही समय कब आ जाएगा? चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? साल तो निकल गए आपकी सरकार। कल्याण में डेयरी फार्म की आड़ में रेलवे टिकटों की कालाबाजारी करने वाले एक गिरोह के सरगना को सीआईबी कल्याण और आरपीएफ डोंबिवली की टीम ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया है। सीआईबी के इंस्पेक्टर सुनील शर्मा के अनुसार पकड़े गए टिकट दलाल के पास से 1,68,000 मूल्य के 94 रेल टिकट बरामद किए गए हैं। वहीं महाराष्ट्र के चंद्रपुर के तोहो गांव के 22 साल के युवा किसान साहिल मोरे ने 8 एकड़ खेत में मिर्ची की फसल लगाई और नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लाल मिर्ची का बम्पर उत्पादन कर 40 लाख रुपए कमाए। उच्च शिक्षा के बावजूद नौकरी करने के बजाय खेती करने का फैसला करके साहिल ने अपने किसान पिता का हाथ बटाना शुरू किया और पारंपरिक खेती छोड़ नई तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए प्रगतिशील युवा किसान के तौर पर अपनी नई पहचान बनाई है। वहीं मुंबई के बोरीवली पश्चिम इलाके में स्थित एमएचबी पुलिस ने 2 ऐसे शातिर बुलेट बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है जो महज कुछ मिनट में ही बुलेट बाइक चोरी कर फरार हो जाते हैं। दरअसल 29 मार्च को फरियादी ने पुलिस स्टेशन में बुलेट बाइक चोरी का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस उप निरीक्षक अखिलेश ने अपनी टीम के साथ मामले की जांच शुरू की। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी की जांच में बुलेट बाइक चोरी कर ले जाते हुए दिखाई दिए। आगे की जांच की गई तो पुलिस को सफलता मिली और अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एमएचबी पोलीस स्टेशनमध्ये 28 मार्च रोजी एक इसम पोलीस ठाण्यात आला आणि पोलीस ठाण्यामध्ये त्यांनी येऊन अशी तक्रार केली की त्याच्या मालकीची एक बुलेट रॉयल एनफील्ड कंपनीची बुलेट ती चोरीला गेली आहे। फिर्यादीचं नाव आहे राज भट। फिर्यादीच्या तक्रारीवरून आम्ही एफआयआर दाखल केला। एफआयआर दाखल केल्यावर आमच्या एमएचबी पोलीस स्टेशनचे डिटेक्शन ऑफिसर PSI बोंबे, PI क्राईम शिंदे आणि इतर डिटेक्शन स्टाफ यांनी पूर्ण परिसरामध्ये CC कॅमेरे चेक केले। CC कॅमेरे चेक केल्यावर त्यांना ती बुलेट जी आहे बुलेट रॉयल एनफील्ड कंपनीची मोटरसायकल आहे ती 2 इसम घेऊन जाताना दिसले। एमएचबी पोलीस स्टेशनमध्ये 28 मार्च रोजी वहीं मुंबई से सटे उल्लासनगर इलाके में दुकानदार को 500 रुपए का छुट्टा नहीं देने पर 3 से 4 अज्ञात बदमाशों ने सरेआम पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित दुकान में काम करता था। बता दें कि खेमानी इलाके में प्रियंका मोबाइल शॉप पर 3 से 4 अज्ञात लोग 500 रुपए का चेंज लेने आए थे, लेकिन दुकानदार द्वारा छुट्टा देने से इनकार करने पर गुस्साए दबंगों ने उसकी पिटाई कर दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके जरिए पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। जी 2 लड़के 500 का छुट्टा मांगने आए, तो छुट्टा तो पड़ा नहीं था, तो उनको मना किया कि छुट्टा नहीं है। तो उन्होंने मेरे गले में हाथ डाल के फिर मुझे मारना चालू किया। फिर मारते मारते मैं अंदर गया तो ये भाई को
हमारे रिपेयरिंग वाले हैं उनको भी मारा। वो अंदर घुस गए, यही काउंटर है पीछे बाजू, वहाँ पे मेरे को अंदर मारा है। उसके बाद 4-5 जन और भी आ गए उनके पीछे, 4-5 जन आ गए, उन्होंने। वहीं बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग की ओर से एक बार फिर धमकी मिली है। सलमान खान को एक बार फिर से सोमवार की रात जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि उनको राजस्थान के जोधपुर से किसी रॉकी भाई का फोन आया था। अब इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉल राजस्थान के शाहपुर के एक 16 साल के लड़के ने की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने नाबालिग को शाहपुर में हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच के लिए उसे मुंबई ला रही है। लेकिन कॉल क्यों किया गया इसका पता लगाने के लिए उससे पूछताछ की जाएगी। वहीं ज्वाइंट्स पार्लियामेंट्री कमेटी पर विरोध प्रकट करने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने शरद पवार के बारे में अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। इस तरह का आरोप बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने लगाया और कांग्रेस के इस कृत्य को निंदनीय बताया। राष्ट्रवादी दल के दिग्गज नेता, इनका राजनीति में बड़ा गहरा अनुभव है। वे श्रीमान शरद पवार जी के संदर्भ में कांग्रेस नेताओं ने जिन अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है, क्या कांग्रेस दल को, उनके नेताओं को यह शोभा देता है? ओछी राजनीति समझ सकते हैं। हर व्यक्ति विशेष की अपनी स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है। यदि उन्होंने कुछ सत्य वचन कहा है, मान करके चलते कि कांग्रेस को रास नहीं आया, पर इस प्रकार की श्रीमान शरद पवार जी के संदर्भ में अभद्र वाणी, यह पूरी तरह से वहीं मालवानी कांड में विरोध प्रदर्शन करने के मामले में प्रदर्शन से पहले उत्तर मुंबई में सपा नेताओं को हिरासत में लेने का अभियान जारी किया गया। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई थी, जिसके पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अपने मीडिया के साथियों से गुजारिश करना चाहता हूं कि आज हमारा जो धरना अपर पुलिस आयुक्त उत्तर प्रादेशिक विभाग कार्यालय पर था, ठाकुर विलेज में, वो इसलिए था कि मालवनी के अंदर जो रामनवमी के दिन फसाद हुए हैं, उपद्रव हुआ है, उस उपद्रव में पुलिस ने जो एक तरफा कार्रवाई किया। वहीं मुंबई के कांदिवली एकता नगर में बिल्डरों की दादागिरी के खिलाफ एनसीपी के नेता ने बिल्डरों के खिलाफ आवाज उठाई है। महाडा में रहने वाले लोगों का कहना है कि घर 17 साल पहले तोड़ दिया गया और अब 7 साल से भाड़ा बिल्डर नहीं दे रहा है। लोगों ने अब एनसीपी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट इंद्रपाल सिंह से गुहार लगाई है और इंद्रपाल सिंह ने मौके का जायजा लिया है। वहीं पीड़ित लोगों से बातचीत की और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनका घर दिलाने का काम करेंगे। यादव भी दलाली बंद करो। सबसे पहले मुझे आज इस सोसाइटी के जो 394 टेनेंट है, 394 इतने ज़्यादा टेनेंटों की तरफ से, इनकी कमेटी की तरफ से मुझे एक निवेदन मिला और निवेदन में मैं पढ़ के बड़ा आश्चर्य लगा मुझे कि सांसद गोपाल शेट्टी जो है ये बिल्डरों के दलाल हैं करके, और ये बिल्डर इनकी गोदी में बैठते हैं और ये बिल्डर के लिए राजनीति करते हैं। ये मैंने पिछले 12 साल से मैं सुन रहा था कि ये बिल्डरों के लिए करते हैं। मेरा भी अनुभव यही है कि ये काम बिल्डरों के लिए करते हैं, चुनकर पब्लिक लाती है, काम बिल्डर का करते हैं। मैंने बीच में टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पारसी पत्रकार हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि गोपाल शेट्टी के 265 फ्लैट हैं। तो ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। आज ये लोग 17 साल से बेघर हैं। गोपाल शेट्टी जो सांसद हैं यहाँ के, कमलेश यादव जो यहाँ के नगर सेवक हैं, ये लोग यहाँ आते हैं और इन लोगों को गुमराह करते हैं कि तुम्हारा काम हम करवा देंगे। सिर्फ इनको एक साथ में लेकर
इनका साथ देने की बात करके बिल्डर से किस तरह से प्रॉपर्टी लेते हैं, किस तरह से बिल्डर का साथ देते हैं, ये किस तरह से मनी लेयरिंग चल रहा है। यहाँ पर आप सभी लोगों को लगभग मालूम होगा कि रवि ग्रुप जयेश नाम का बिल्डर है जो 2006 में यहाँ पे एग्रीमेंट किया और लोगों का घर तोड़ दिया। आज तक जिस कानून के तहत घर बनना चाहिए, आज तक उस मतलब घर का खड्डा भी नहीं खोदा है और 7 साल से लोगों का भाड़ा नहीं मिल रहा है। यहाँ पे गरीब जनता रहती है। हम महाडा के टेनेंट हैं और रहवासी हैं और मैं अभी प्रेजेंट में चुन करके यहाँ पे आया हूँ, मैं एज द सेक्रेटरी इस सोसाइटी का। तो मेरा कहना ऐसा है कि 7 साल से भाड़ा नहीं मिल रहा। पहले भी हम लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारा घर मिलना चाहिए, हमारा भाड़ा मिलना चाहिए, लेकिन हराम को इतनी वहीं केदारनाथ में मौसम साफ होने के बाद केदारनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में रास्तों से बर्फ को हटाया जा रहा है और सड़क को खोलने का काम किया जा रहा है। बता दें कि पिछले महीने ताजा बर्फबारी के कारण यात्रा की तैयारियों में बाधा आया। ऐसे में मौसम के साफ होने के बाद से ये तैयारियां फिर से शुरू हो गई हैं। जानकारी के अनुसार केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुल रहे हैं। ऐसे में अब यात्रा शुरू होने के लिए केवल कुछ ही दिन बचा है। समय की कमी और मौसम में बदलाव को देखते हुए रास्ते को खोलने का काम फिर से शुरू किया गया है। यही नहीं, टूटी हुई रेलिंग, पेयजल स्टैंड पोस्ट, हैंडपंप और पेयजल लाइनों का मरम्मत कार्य भी प्रगति पर चल रहा है। ताजा तस्वीरों के अनुसार मौसम पहले से काफी साफ है। ऐसे में बर्फबारी से ढके रास्तों को साफ किया जा रहा है। इसके लिए बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि बड़े बड़े बर्फ को आसानी से हटाया जा सके। वहीं आप पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिलने पर आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता का आभार व्यक्त किया है। साथ ही मंच से संबोधन के दौरान केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी याद किया है। सीएम ने कहा कि आज खुशी के मौके पर मनीष जी और जैन साहब की याद आ रही है। अगर वे होते तो हमारी खुशी में 4 चांद लग जाते। वे संघर्ष कर रहे हैं और इस वक्त देश की सारी जनता विरोधी ताकतें मिलकर आम आदमी पार्टी का विरोध कर रही हैं। राज्यों के अंदर आज खुशी के मौके पे मनीष जी की और जैन साहब की बड़ी याद आ रही है। वो भी अगर होते तो हमारी खुशी में और 4 चांद लग जाते। वो संघर्ष कर रहे हैं देश के लिए, हम सब के लिए। इस वक्त देश की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इस देश का भला नहीं चाहती, जो इस देश की तरक्की नहीं चाहती। वहीं कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सोनिया ने एक समाचार पत्र में लिखे लेख में मोदी सरकार पर केंद्र की एजेंसियों का दुरुपयोग करने, संसद में विपक्ष की आवाज दबाने, मीडिया पर दबाव बनाने, न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कमजोर करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। सोनिया ने अपने लेख में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। अपने लेख में सोनिया ने कहा, थोपी गई चुप्पी देश की समस्याओं का हल नहीं होगा। सोनिया ने कहा कि भारत के लोगों ने यह सीख लिया है कि जब आज की स्थिति को समझने की बात आती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरकतें उनके शब्दों से कहीं और ज्यादा तेज बोलती हैं। सोनिया गांधी ने लिखा कि पिछले महीने में हमने देखा कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार लोकतंत्र के सभी तीनों स्तंभों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर रही हैं। उनके कामों से लेकर लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए तिरस्कार का प्रदर्शन होता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में ब्रिटेन दौरे के दौरान एक टिप्पणी की थी जिसको लेकर जमकर बवाल मचा हुआ। इसी को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक टिप्पणी करते हुए नेताओं को सलाह दी है कि जब भी देश के बाहर जाएं तो अपने राजनीतिक चश्मे को यहीं छोड़कर जाएं। दरअसल जगदीप धनखड़ विश्व होम्योपैथी दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत 2047 में अपनी आजादी की शताब्दी की नींव रख रहा है। ऐसे में देश की गरिमा पर हमला करने की हर कोशिश को
कुंद किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि क्या आपने कभी इस महान लोकतंत्र की यात्रा पर आए किसी विदेशी गणमान्य व्यक्ति या विदेशी नागरिक को अपने देश की निंदा करते या उसकी आलोचना करते हुए देखा है? जवाब स्पष्ट तौर पर नहीं है। हम अपने वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य योद्धाओं पर गर्व क्यों नहीं कर सकते और हमारे नवाचार की सराहना क्यों नहीं की जा सकती? और स्वास्थ्य इज एवर अ फॉरेन नेशनल or a foreign dignitary on visit to this great democracy ever criticizing his nation, decrying his nation? क्या कभी भी आपने कभी देखा है कि भारत में विदेश से जो आता है या विदेश का कोई बड़ा व्यक्ति आता है, क्या कभी उसने अपने गृह देश के बारे में बुरी बात कही है? नहीं कही है। हमारी संस्कृति तो बहुत पुरानी है। जब आंसर नो है तो हमें तो उत्कृष्ट मापदंड दर्शाना चाहिए। चिंतन का विषय है और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं? Why can't we take pride in our scientists? Why can't we take pride in our health warriors? Why can't we compliment our innovation? कौन सा देश है दुनिया का जिसका कोविड मैनेजमेंट अपने देश से बेटर था? आप लोग बैठे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी मस्ट ऑनर आवर सेल्व्स, वी मस्ट बिलीव इन आवर सेल्फ रिस्पेक्ट, वी मस्ट कॉम्प्लीमेंट आवर ओन टैलेंट। ऐसा नहीं कर हम बहुत नुकसान करें। विष्णु आंवला महाराष्ट्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।